हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 5, यानी कि आज हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर आपने हम इससे पहले के सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इन सब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 2019, 17, 14, 13, 12, 11, 10 हर साल से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाएगा, या तो कंपाउंड आ जाएगा, या तो फिर टेलीस्कोप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मान लेना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ होती है। द आइडिया इज टू गेट एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, यानी कि हम इसका आइडिया क्या होता है कि हमें एक सुल्टी यानी कि सीधी और बड़ी इमेज दिखाई दे किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर और मोर, यानी कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे या फिर उससे थोड़ा दूर। लेकिन हमें क्या चाहिए? साफ और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, यानी कि बड़ी इमेज चाहिए। जो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसे देखो, यहाँ पर हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट खड़ा है, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिली इतनी बड़ी। ठीक है, यानी कि हमें सिल्टी भी मिली, यानी कि सीधी भी मिली और मैग्नीफाइड भी मिली। ठीक है, द लीनियर मैग्निफिकेशन एम फॉर द इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करेंगे वो होगा आपका m is equal to v by u is equal to v 1 upon v minus 1 upon f is equal to 1 minus v upon f. ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन v इज नेगेटिव एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू d। अब यहाँ पर करेंगे v नेगेटिव होगा और वो d के बराबर होगा, यानी कि v प्लस डी बाई एफ, यानी कि जो हमारा मैग्निफिकेशन आया वो आया m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हम अपनी आई से देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो था इसके ऊपर जाके तो यहाँ को चले जा रहा है, नीचे चले, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा। अब हम करेंगे कि इधर को तो ये इमेज बनाने से रहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों को पीछे को बढ़ाया तो ये एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी क्या बन रही है? वर्चुअल इलेक्ट्रॉन मैग्नीफाइड इमेज। अब है द मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश एच एंड एच डैश क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी कि h होगा आपका ऑब्जेक्ट का साइज और h डैश होगा इमेज का साइज रिस्पेक्टिवली। दिस इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज द सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये उसका भी रेशियो होता है जो एंगल इमेज के द्वारा बनाया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ऑल्सो द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूइंग एन इमेज इज व्हेन इट इज एट द नियर पॉइंट d 25 सेंटीमीटर बट इट कॉजेज स्ट्रेन इन द आई। और जैसे कि जब भी इन्होंने कहा है कि माइक्रोस्कोप से जब भी हम देखेंगे तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की साफ इमेज दिखेगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। लेकिन वहां पर हमारी आईज पे क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा कि मतलब जोर पड़ेगा थोड़ा आंखों में। तो 25 सेंटीमीटर से दूर जब बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज तब हमें क्लियर दिखाई देगा बाकी, और हमारी आईज को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देयरफॉर द इमेज फ्रॉम एट इंफिनिटी इज कंसीडर्ड मोर कंफर्टेबल फॉर व्यूइंग, यानी कि आंखों के सीधी सी बात है। सबसे छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, आप कोई भी बुक पकड़ो या फिर अपना मोबाइल फोन ही पकड़ लो। ठीक है, तो उसको आप जितने आंखों के पास लाओगे उतना आपके आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आंखें दर्द भी कर सकती हैं, और जितना दूर ले जाओगे उतना आपकी आंखें कंफर्टेबल होंगी उस चीज को देखने में। तो वही चीज कह रहे हैं कि जितना ज्यादा दूर होगा, जितने ज्यादा इन्फिनिटी पे बनेगा, तो जो इमेज होगा वो ज्यादा क्या दिखेगी? क्लियर दिखेगी। दिस सेटिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, और इस सेटिंग यानी कि इस सेटिंग की वजह से जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इन्फिनिटी में बन रही है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी एच, यानी कि हाइट क्या होगी? ऑब्जेक्ट की एच हो गई, और जो मैक्सिमम एंगल होगा दैट कैन बी विजिबल विदाउट लाइंस ऑफ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ऑब्जर्वर। द एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन डी इज इक्वल टू थीटा नॉट। सिंपल सी बात है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज थीटा आई, यानी कि थीटा आई एट द आई ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस आई। आई होता है ये जहां पर से आई के नजदीक जो होता है उस वाले को हम आई कहते हैं। ठीक है, तो देन थीटा आई इज इक्वल टू एच डैश अपॉन माइनस वी, एच अपॉन माइनस वी डॉट वी अपॉन यू, वी से वी कैंसिल आउट, तो एच अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू थीटा, यानी कि सिमिलरली थीटा के बराबर ही हो गया। फॉर इमेज एट द टू बी एट इन्फिनिटी u इज इक्वल टू माइनस एफ, इन्फिनिटी के लिए जो u होगा माइनस एफ के बराबर होगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू एच अपॉन एफ, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब उसके बाद है एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है तो थीटा वन अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू डी बाई एफ, ये आ गया। नोट दिस इज वन लेस देन
मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द एट द नियर पॉइंट, यानी कि जो ये आया हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये थोड़ा सा कम होता है जो हमारा मैग्निफिकेशन बनता है ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट पे, यानी कि सबसे नजदीक पॉइंट पे। लिमिटेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी लिमिटेशन भी होती है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंथ, यानी कि जो क्या करें कि ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसके बाद सिर्फ लिमिटेड मैग्निफिकेशन होती है किसी भी एक फिक्स फोकल लेंथ के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल पढ़ा है। जो हम सिंपल जो होता है वो हम अपनी जो स्कूल में आपने वहाँ देखा होगा, जो लैब आपकी लैब में होता है वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते ही हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2014, 2013, 12, 11, 10 साल ही आया हुआ है लगभग, ठीक है। तो देखो ये इसका इमेज है, ये आई है, ये आई पीस है, यानी कि जो आंखों के सामने वाला लेंस होगा वो आई पीस होगा और जो दूर होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। देखो फॉर मच लार्जर मैग्निफिकेशन वन यूजेस टू लेंसेज, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हमको तो मैग्निफिकेशन इमेज मिल ही रही है, अगर हमें उससे भी बड़ी चाहिए तो हम करेंगे दो लेंसेज का यूज, और दोनों क्या होंगे, कॉन्वेक्सी लेंस होंगे, बस एक बड़ा एक छोटा होगा। वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर, यानी कि जो इसमें से जो इमेज बनेगी ये उसको भी क्या करेगा, आगे बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पे जो इमेज बनेगी वो यहाँ से बनेगी, ठीक है, जो हमें दिखेगा। दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, सबसे पहले इसमें देखो ये ऑब्जेक्टिव जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। द लेंस नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के सबसे नजदीक वाला जो लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और वो प्रोड्यूस करता है कि रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से इसने एक इसकी उल्टी और मैग्नीफाइड इमेज बनाई, ठीक है। विच सर्विस एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर द सेकंड लेंस, अब जो ये है ये सेकंड लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। अब है आईपीस। The eyepiece functions like a simple microscope and produces the final image which virtual erect and magnified। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्टिव के पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। अब जो वो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनी वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब जो ऑब्जेक्ट है आईपीस उसको क्या बना देता है, उसकी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना देता है हमारी आई पे। देयरफॉर द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज विल बी नियर द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस, द फाइनल इमेज विल बी रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहला आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो फोकल प्लेन के नजदीक होगी, आईपीस के जो फोकल लेंथ है उसके नजदीक होगी, और दूसरा जो फाइनल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी उसके, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो इन्वर्टेड बनेगी जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आता है यहाँ पर, m नॉट इक्वल टू h अपॉन h इज इक्वल टू l अपॉन f नॉट, ठीक है। वेर वी हैव रिजल्ट tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन f नॉट इज इक्वल टू h डैश अपॉन l, जहाँ पर l क्या है, अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब और द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द फर्स्ट फोकस ऑफ द आईपीस, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो l है वो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है माइक्रोस्कोप ट्यूब के बीच में, या फिर डिस्टेंस बिटवीन जो सेकंड फोकस है उसके बीच में और जो फर्स्ट फोकस है आईपीस का, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम l से दिखा रहे हैं। h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात, h dash is height of the image and f naught is the focal length of objective, यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होगा वो f naught होगा, और f e जो होगा f o होगा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और f e जो होगा वो आई पीस का क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, ठीक है। फ्रॉम द डिस्कशन अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द आई पीस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f e एंड इमेज इज एट फॉर्म्ड एट d, तो m इज इक्वल टू 1 + d अपॉन f e आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। एंड व्हेन द फाइनल इमेज इज इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे हो तो हमारा एम ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई हो जाएगा, ठीक है। वी लर्न दैट नेट मैग्निफिकेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉम्बिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, देयरफॉर द नेट मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज इन्फिनिटी, यानी कि अभी देखो हमने क्या निकाली, एम ओ निकाली, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए भी निकाली, मैग्निफिकेशन आई पीस के लिए भी निकाली। अब हमारा जो नेट मैग्निफिकेशन आना है वो आएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एम ओ एम ई इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई डी बाई एफ नॉट एफ ओ मल्टीप्लाई एफ ई, ठीक है। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, टू गेट लार्ज मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बाद जितने छोटे फोकल लेंथ होंगे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उतना ही बड़ा क्या करेंगे, मैग्नीफाई कर पाएंगे। द ऑब्जेक्टिव हैज अ स्मॉलर अपर्चर एंड देन दे आईपीस इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू आईपीस इन
किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इसमें देखो ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर होता है कि अपर्चर वो सरफेस होती है जहां से कोई भी लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, अपर्चर वो सरफेस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव था वो छोटा था, तो सिंपल सी बात है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है। ठीक है, अब अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देखो बहुत साल आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा है और आईपीस का अपर्चर छोटा है, और हमारे आईज पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है जो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्टिव आ रहा है। The telescope is used to provide angular magnification of distant object, यानी कि बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एंगुलर मैग्निफिकेशन देने के लिए हमारा टेलीस्कोप यूज होता है। कंस्ट्रक्शन, इट हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, बट हियर द ऑब्जेक्टिव हैज अ लार्ज फोकल लेंथ एंड अ मच लार्जर अपर्चर देन द आईपीस, अनलाइक इन माइक्रोस्कोप। जैसे कि हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा और आईपीस छोटा होता है। ठीक है, वर्किंग क्या है, लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव एंड द रियल इमेज इज फॉर्म्ड in the tube at its second focal point. The eyepiece magnifies this image, produces a final inverted image. यानी कि देखो सबसे सिंपल बात है, कोई भी इंफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंटर कर रही है किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, और वो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रही है। ठीक है, अब जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी वो आईपीस के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और आईपीस उसको कन्वर्ट करके उसकी एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कहाँ पर, हमारी आई पे। ठीक हो गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, द मैग्निफिकेशन पावर m इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू दैट एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। ठीक है, तो m इज इक्वल टू बीटा बाई एल्फा इज इक्वल टू h बाई एफ ई मल्टीप्लाई एफ ओ बाई एच आर इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, अब नोट क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैव एन एडिशनल पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंसेज टू टेक द फाइनल इमेज इरेक्ट। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं उनके बाद एडिशनल पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंस होने चाहिए जो फाइनल इमेज को क्या करें, इरेक्ट यानी कि सीधा कर सकें। फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर होती है वो उसके एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव में डिपेंड करती है। विच लार्जर डायमीटर फिंटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी धुंधली हमारी क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, सो इन टेलीस्कोप द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लार्ज। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अब हम पढ़ लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ refracting telescope. They require large lenses and such big lenses tend to be heavy and they are difficult to make and support by their edges. अब refracting telescope जो होते हैं वो बहुत बड़े लेंस होते हैं जिन्हें बनाना थोड़ा मेहनत का काम होता है और वो बहुत भारी भी होते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या कहते हैं, सपोर्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका यही है। और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेक सच लार्ज लेंसेज, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का जब आप लेंस बनाओगे तो उसमें खर्चा भी बहुत आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है वो। द इमेजेस फॉर्म्ड आर नॉट फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन एंड डिस्टॉर्शन। अब जो इमेज होगी वो क्रोमेटिक एबरेशन और डिस्टॉर्शन से भी फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीन लिमिटेशन है रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के। अब आते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप विथ मिरर ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग में तो लेंस लगे होते हैं जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर लगे होते हैं। ठीक है, अब इनके एडवांटेज क्या है, देयर आर नो क्रोमेटिक एब्रिविएशन, यानी कि हमें क्या मिलेगी, परफेक्ट इमेज मिलेगी। इफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव सर्फेस आर यूज्ड स्फेरिकल एब्रेसेस आर आल्सो रिमूव्ड, यानी कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम यूज करेंगे तो स्फेरिकल एब्रिविएशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मोर स्टेबल एज मिरर्स वे लेस देन लेंसेज ऑफ इक्वल ऑप्टिकल क्वालिटी, और जो मोर स्टेबल मिरर होते हैं वो इसमें वो ज्यादा हल्के होते हैं एज कंपेयर टू लेंसेज। ठीक है, जिनकी इक्वल ऑप्टिकल क्वालिटी होती है लेकिन क्या होते हैं, वो कम वे करते हैं मिरर्स। लिमिटेशन इसकी भी है, द ऑब्जेक्टिव focuses the light inside the telescope and the eyepiece and observer obstruct some light। अब जो ऑब्जेक्टिव होती है जो लाइट को अंदर फोकस कर देती है, ठीक है, टेलीस्कोप के, और जो कुछ जो लाइट होती है आईपीस और ऑब्जर्वर पे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, यानी कि अटक जाती है, कंप्लीट लाइट नहीं दिखती। अब एक और टेलीस्कोप होता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप होता क्या है, इसका ड्रॉ देखो। ठीक है, in this the light being focused by another mirror is deflected. A convex secondary mirror focuses the incident light which passes through a hole in the objective primary mirror.
इट इज एडवांटेजियस एज वी कैन गेट अ लार्ज फोकल लेंथ इन अ शॉर्ट टेलीस्कोप। अब देखो सबसे बढ़िया बात देखो इसमें क्या, इसमें सबसे सिंपल बात है कि इसमें 2 मिरर लगे होते हैं, ठीक है। एक मिरर तो ये लगा हुआ है और एक सेकेंडरी मिरर ये लगा हुआ है। सबसे पहले एक रे ऊपर से आई, एक रे नीचे से आई, ठीक है। अब यहाँ पर टकराई, फिर ये सेकेंडरी मिरर में टकराई। सेकेंडरी मिरर के बाद जब टकराने के बाद ये आती है आईपीस पे, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी तक हमने देखा था कि सिंपल जा रही थी वो ऑब्जेक्टिव से उल्टी इमेज बना रही थी फिर आईपीस से उल्टी इमेज बन रही थी, वैसा नहीं होता है इसमें। इसमें पहले कैसे टेलीस्कोप में पहले मिरर में टकराती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वहां से दूसरे मिरर में टकराती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईपीस पे आती है। इस तरीके से हमारी फाइनल इमेज बनती है। अब है क्वेश्चन, लार्जर अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि जो लार्जर जितना ज्यादा अपर्चर होगा उस ऑब्जेक्टिव लेंस में तब क्या होगा, इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग पावर, यानी कि जितना बड़ा अपर्चर उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर होगी टेलीस्कोप की। अब अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 लेंसेज, विच 2 लेंसेज विल यूज एज एन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, 2 नंबर का आया हुआ है। इन्होंने कहा है कि आपको 3 लेंस दिए गए हैं, तो आप कौन से 2 लेंस को यूज करोगे आईपीस और ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि आप एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज कर सके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बाद लार्ज फोकल लेंथ होनी चाहिए, एंड लार्ज अपर्चर, यानी और लार्ज अपर्चर भी होना चाहिए। ठीक है, एंड द आईपीस शुड हैव अ स्मॉल फोकल लेंथ, और आईपीस की स्मॉल फोकल लेंथ होनी चाहिए और स्मॉल अपर्चर होना चाहिए। सो आई वुड यूज L1 एज एन ऑब्जेक्टिव एंड L2 एज एन आईपीस। अब L1 को क्या लेंगे, M एज अ ऑब्जेक्टिव लेंगे, और L2 को क्या लोगे आप, एज अ आईपीस लोगे। ठीक है, वी डिड नॉट यूज L3 एज फोकल लेंथ विल बी टू स्मॉल, क्योंकि L3 को नहीं लेंगे क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस इज 5, the distance between the objective and eyepiece is observed to be 14, and if least distance of distinct vision is 20 cm, calculate the focal length of both the lenses। यानी कि आपको क्या करनी है, both lenses की focal length को कैलकुलेट करना है। तो m is equal to L by FO multiplied D by FE होता ही है, तो 20 is equal to 14 by F0 multiply 5, तो FO कितना आ गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 3.5। ठीक है, और एम ई आएगा तो डी अपॉन एफ ई, एम बताया डी बताया एफ ई निकाल लोगे यहाँ से सिंपल 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ आ गई आपके यहाँ से। तो ठीक है, यही सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे हमने सब कवर कर लिए। फिर से बात बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जितनी भी मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपकी जो परेशानी होगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लग रही है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें सपोर्ट करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाने के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।